जी, तो अब हम चलते हैं मज़ीद बातों की तरफ और अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन की तरफ। ये तो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये तो सिर्फ थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन इनका आपको आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि डिज़ाइन डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन उस प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये चीज़ें क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये आपको डेफिनेटली आपको जब आप इनको सीखेंगे तो आपको बाद में एहसास होगा कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस देखे हैं, उसके बाद आपके पास एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आते हैं। अच्छा, अभी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या है? अगर आप एक शेफ़ होते या कोई भी एक शेफ़ होगा, वो कोई एक रेसिपी बनाएगा तो उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स वो फॉलो करेगा। ठीक है, कोई एक रेसिपी हो सकती है, कोई एक स्पेसिफिकली चाइनीज़ डिश हो सकती है, उसकी कुछ स्पेसिफिक रेसिपी होती है, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर जो उस रेसिपी को कंप्लीट करते हैं, और एंड पे आपको एक डिश मिलती है, प्रिपेयर्ड डिश मिलती है। उस डिश का एक ख़ास फॉर्मेट होता है, एक ख़ास टेस्ट होगा, एक ख़ास उसकी स्मेल होती है, खुशबू होती है, उसकी ख़ास फ्रेगरेंस होती है, उसका एक अरोमा होता है डिश का। और प्रेजेंटेशन पे मैंने ऑब्वियसली का एक उसकी खास प्रेजेंटेशन होती है कि इस डिश में आना है, कितना पोर्शन होगा, इसके कलर्स क्या होंगे, साथ इसके सपोर्टिंग चीज़ें क्या होंगी। तो वो उस डिश को कंप्लीट करने के लिए उस शेफ़ को पता होता है कि मुझे इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, कितनी क्वांटिटी में डालने हैं, और वो क्या होंगे। इसी तरह बिल्कुल इसी एग्जांपल के साथ जो एक डिज़ाइनर होता है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन ये उसकी रेसिपी होती है। कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए ये वो चीज़ें जो आपके सामने लिस्ट हुई हुई हैं, ये आपकी रेसिपी है। यह आपकी रेसिपी जो आप डिज़ाइन बनाने लगे हैं उसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं। तो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जी इसके एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन? ये लाइन, अच्छा ये लिस्ट मैंने किया है, ये आगे थोड़े डिटेल में मैंने बनाया है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आई होप इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर नहीं लग रहा तो इसको पॉज करें, थोड़ा सा रेस्ट करें और दोबारा से आके इसको सुनना शुरू करें। तो हम स्टार्ट करते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के ऊपर बात। लाइन, शेप, स्पेस, वैल्यू, फॉर्म, टेक्सचर और कलर। अच्छा, आगे जाने से पहले ये भी उसी तरह आपने अपने सामने लिखने हैं बाय हैंड, लाइन, शेप, स्पेस, वैल्यू, फॉर्म, टेक्सचर एंड कलर, ताकि जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाएं तो इन चीज़ों को आप अपने सामने रखें और कंपेयर करें। और अगर आप कोई डिज़ाइन स्टडी करेंगे, जिस तरह के अभी आगे हम एंड पे बात करेंगे डिज़ाइन को स्टडी करने की, आपने देखना है कि उस डिज़ाइन में ये कहाँ पे फिट होते हैं। और एक डिज़ाइन के अंदर ज़रूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स यूज़ हों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपने ये सब कुछ ही डाल देना है। ठीक है, ये आपके इंग्रेडिएंट्स तो हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर डिश के अंदर या हर डिज़ाइन के अंदर आपने ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन फिट इन करने हैं। कुछ डिज़ाइन में एक यूज़ हो सकता है, कुछ में सब भी हो सकते हैं, कुछ में 3 4, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। ये इस तरह से यूज़ होते हैं। तो आगे चलते हैं जी लाइन के ऊपर। लाइन, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं कि लाइन, अब आप देखें कि अगर इसके ऊपर मैं फोकस करूं जहाँ पे मेरा माउस है, मैं यहाँ पे इसको माउस को मूव कर रहा हूँ, है तो ये लाइन। ठीक है, अब इस लाइन के साथ देखिए हमने ग्रिड भी बना ली है, इस लाइन को यूज़ करते हुए एक जिगजैग भी बना लिया है। इसी तरह ये आपके पास कुछ वेव्स आ गई हैं, हमें पता चल रहा है कि ये कुछ वेव्स हैं, ये कुछ लाइंस और लगाई हुई हैं, कुछ स्क्रिबल हुआ हुआ है, ये हमारे पास डॉट्स हैं। अच्छा, ये इसका क्या पर्पज़ है मैं आपको बताता हूँ। जब दो डॉट्स ज्वाइन होते हैं तो एक लाइन बनती है। ठीक है, जब भी आप पेंसिल से आप देखें, आप पेंसिल से एक डॉट लगाते हैं और उस डॉट को ट्रैवल कराते हैं तो वो जो डॉट है वो एक लाइन बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये बाकी आप देख लें, ये शेप्स हैं कि लाइन के साथ आप डिफरेंट चीज़ें जनरेट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आ जाए, ये भी लाइंस ही हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लाइंस हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक खास फ्लोरल पैटर्न बन रहा है। इधर आप देख लें, ये भी एक डिज़ाइन सा बना हुआ है, इसके अंदर कुछ थोड़ा से ऑर्नामेंट्स आ गए हैं, ये एक सिग्नेचर सा हुआ हुआ है। ठीक है, या फ्लरिशिंग हुई हुई है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, एक लाइन की हेल्प से आप ये बना सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो किसी आर्टिस्ट को स्केच करते हुए, तो वो क्या करता है, वो एक लाइन से शुरू करता है और वो लाइन करते करते ऐड होते 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 एक पोर्ट्रेट बनता है। उसके बाद उसकी शेडिंग, रेंडरिंग और उसको एक पूरी फॉर्म मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक लाइन से आपने आगे एक पूरा स्केच जनरेट किया। शेप,
शेप क्या होता है? अब आप देखें, ये हमारे पास सामने एक इमेज खुला है, ठीक है, और आप नोट करें इसमें सिर्फ शेप्स है। शेप्स के थ्रू इसमें एक डिज़ाइन एलिमेंट डाल दी है। ऑब्वियसली इसमें कलर्स भी हैं, डिफरेंट कलर्स के साथ भी प्ले किया गया है मोस्टली, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं दीज आर ऑल शेप्स। अगर आप इधर भी देखें, ये जो मेरे स्लाइड के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर जो मेरा बैकड्रॉप है, जो बैकग्राउंड है, ये भी साइड पे शेप्स से एक कंपोजिशन बनी हुई है और वो अपना एक पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। तो आप सिंपल शेप्स के थ्रू भी बहुत अच्छे डिज़ाइंस जनरेट कर सकते हैं। तो डिज़ाइन के अंदर शेप्स एक बहुत वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे हम बात करते हैं स्पेस की। अच्छा, स्पेस क्या है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लेते हैं, ये किसी ने एक इमेज ड्रॉ किया है, एक बल्ब का कॉन्सेप्ट दिया है, साथ उसने ये एक रैपर सा उसको क्रश किया है और उसकी एक फ़ोटोग्राफ ली, ठीक है, और फिर उसको ऑब्वियसली कंपोज कर दिया। अब ये वाला जो सेम इलस्ट्रेशन है, या सेम जो आपकी ये कॉम्पोजिशन इतनी हुई हुई है, ये जो आपका ये वाला आप कह लें जो आपकी इलस्ट्रेशन है जी, इसको अगर हम सेंटर में रख के बहुत बड़ा कर दें तो इसका वो मीनिंग नहीं रहेगा। हुआ क्या है कि एक स्पेस यहाँ पे छोड़ दी है। ज़रूरी नहीं होता कि आप चीज़ बना के तो उसको बड़ा बड़ा कर दें। मैंने अक्सर देखा है कि साइन बोर्ड्स पे, हमारे स्ट्रीट्स के ऊपर एक साइन बोर्ड होता है और उसके अंदर एक जो भी मार्क लगाया होता है, जो भी वार्निंग साइन होता है, वो फॉर सम रीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके पूरी स्पेस यूटिलाइज़ की होती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास अगर जगह है तो आप उसको भर दें, ऐसे नहीं करना होता। आपने स्पेस का ख्याल रखना होता है, आपने रूम देना होता है। इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग स्पेस। इसी तरह अगर आप कहीं पर टेक्स्ट लिखते हैं, किसी बॉक्स के अंदर लिखना है, तो अक्सर वो क्या करते हैं, बिल्कुल इस एज से शुरू किया, लेफ़्ट से शुरू किया, यहाँ से बिल्कुल अटैच किया ए, और आगे लिख, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो पूरा नाम यहाँ पे लिख के, और फिर किसी ने कहा जी नहीं ये जगह बच गई है, इसको स्ट्रेच करें, वो पूरे नाम को स्ट्रेच करके फ़ॉन्ट का सत्यानाश हो जाता है। तो स्पेस चाहिए होती है चीज़ों को, और इसको हम रेफ़र करते हैं एज ब्रीथिंग स्पेस। आप किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस देते हैं और उसको सांस लेने का मौका देते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, ये यहाँ पे बड़े आराम से साइड पे करके उन्होंने इसको मैच किया हुआ है। इसको आपने याद रखना है, हम आगे इसको रूल्स ऑफ थर्ड में भी बात करेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी। तो अभी बैक टू द स्पेस, तो यहाँ पे एक बड़ी डिसेंट सी स्पेस छोड़ के उन्होंने अपना पूरा एक आर्ट वर्क कंप्लीट किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें, या इसको अगर आप सेंटर में उठा के रख लें, इधर पूरा बड़ा कर दें, या इसको रोटेट करके इस एज से आप येलो शुरू करें और यहाँ पे इसके स्क्रूज छोड़ दें, तो ये बड़ा ही अजीब सा लगेगा। आप कहेंगे ये किसी ने पता नहीं क्या गन मारा हुआ है, लेकिन इसकी जो कॉम्पोजिशन हुई हुई है, ये उसने बिल्कुल छोटा सा स्लाइड से, वो यहाँ तक भी इसको कर सकता था, यहाँ से स्केल करता, ये इस टॉप से जहाँ मेरा माउस है और ऑल द वे यहाँ नीचे ले जाता, वो भी हो सकता था, लेकिन उसने स्पेस को यूज़ किया है। स्पेस भी उसके डिज़ाइन का पार्ट है। आगे चलते हैं वैल्यू के ऊपर। वैल्यू के अंदर मैंने बेसिकली, अगर आप इसको एक्सप्लोर करें तो आपको इसकी डेफिनेशन मिलेंगी एज वैल्यू ऑफ लाइट्स एंड डार्क्स, ठीक है। अगर आप, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी स्केच की, अगर आपने कभी स्केच देखे हो तो आपको नज़र आएगा वहाँ पे कुछ शैडोज़ होते हैं, कुछ लाइट्स होती हैं, कुछ डार्क एरियाज़ होते हैं, कुछ हाइलाइट्स बनाते हैं। बेसिकली वो एक उसकी वैल्यू है, शेड की वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे कलर्स इसलिए डाले हैं कि ये भी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप नोट करें, एक येलो की वैल्यू है, आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रांजिट हो रही है और इसमें ब्लेंड हो रही है ग्रीन में। इसी तरह यहाँ पे आपके पास अगर ये ग्रे है, इसमें भी हल्की सी वैल्यू ऊपर डिफरेंट है। हर बॉक्स के अंदर यहाँ पे ये जो आपके पास पैलेट सा पड़ा हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ ऑफ कलर्स हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है, वैल्यू से आपको एक कंट्रास्ट मिलता है। वैल्यू से आप अपने डिज़ाइन की फॉर्म भी निकाल सकते हैं, उसको एम्फसाइज भी कर सकते हैं, उसमें कंट्रास्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, आजकल बहुत सारा चलता है ये नेट के ऊपर, आर्ट पीसेज आते हैं, उसके अंदर आप नोट करें कि उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज़ डाली होती हैं अपने आर्ट के अंदर। कई दफ़ा आपको वो 3 डायमेंशनल लग रहा होता है वो पेपर के ऊपर है, लेकिन इट्स 3 डायमेंशनल, लेकिन सिर्फ वैल्यू से प्ले किया जाता है। कहीं पर बहुत डार्क, कहीं पे लाइट कर देते हैं उसको, शेड्स को, तो वो आपको फॉर्म उस तरह से नज़र आती है सिर्फ वैल्यू के साथ प्ले करके। आगे हमारे पास है फॉर्म। फॉर्म क्या होगी जी? फॉर्म हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं जो अपनी फॉर्म को डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमें पता चल रहा है एक बॉल है, ये पता चल रहा है कि जी एक राउंड टेबल पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक ये 3D फॉर्म कोन पड़ी हुई है, और ये एक हमारे पास वुड का भी हो सकता है, या कोई बार हो सकती है स्टील की,
लेकिन हमें पता चल रहा है कि दिस इज़ समथिंग सॉलिड। तो ऑब्जेक्ट जब अपनी फॉर्म बताना शुरू करते हैं कि हम हैं क्या। इसी तरह अगर आप कोई स्केच बना रहे हैं, उसके ऊपर आप शेड्स ऐसे करना शुरू करते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली वो राउंड लगना शुरू हो जाता है, उसकी एक फॉर्म बनती है। अगर आप हेड का स्केच कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप शेड करना शुरू करते हैं और उसकी आप एक फॉर्म निकालते हैं, नोज़ की एक फॉर्म निकलती है। आप जब लिप्स ड्रॉ करते हैं तो लिप्स के ऊपर भी आप एक ख़ास शेड अप्लाई करना शुरू करते हैं, उसकी एक रेंडरिंग करते हैं, उसकी एक फॉर्म निकालना शुरू करते हैं ताकि वो बेसिकली 3 डायमेंशनल लिप्स लगना शुरू हो, बिल्कुल फ्लैट ना लगे। अगर फ्लैट लगेंगे तो वो कार्टून स्टाइल बन जाएगा। अगर आप एक असली पोर्ट्रेट को देख रहे हैं तो वो पोर्ट्रेट शुड रिजेंबल अ रियल पर्सन या एटलीस्ट क्लोज टू अ रियल पर्सन, ताकि आप डिफाइन कर सकें कि ये स्केच किसका है। ठीक है, आप बता सकें देख के कि जी अच्छा ये फ़लाने बंदे का स्केच है, दिस इज़ अ स्केच ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, या ये मेरा स्केच है या किसी रिलेटिव का स्केच है। तो वो तभी होता है जब उसकी एक फॉर्म बनती है। और फॉर्म कैसे बनती है? फॉर्म आपकी नज़र आती है एलिमेंट्स की हेल्प, विद द हेल्प ऑफ शेड्स। ऑब्वियसली उसमें लाइंस भी यूज़ होती हैं, उसमें वैल्यूज़ भी यूज़ होती हैं चीज़ों की, और वो सब कुछ कंबाइन करके फिर आपको फॉर्म मिल जाती है। तो फॉर्म जो होती है आपकी, अगर इसको हम समराइज़ करके बात करें तो आपके शेप्स हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में अक्सर फॉर्म का जो एलिमेंट है उसको स्किप भी किया होता है, क्योंकि उसको शेप के साथ कंपेयर कर लेते हैं, विच इज़ ओके टू सम एक्सटेंट। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया ताकि आपको पता चल जाए कि फॉर्म भी हो सकता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को हम एज एन फॉर्म कंसिडर करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्सचर के ऊपर। टेक्सचर डिफाइन करता है कि है क्या चीज़। जिस तरह ये अगर आपके पास एक इमेज है तो अब आपको लगेगा हाँ ये कोई बड़ी कॉन्क्रीट सी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्क्रीट का टेक्सचर आपको, आपका माइंड लिंक करता है कि जी हाँ ये वॉल सी लग रही है मुझे, इट लुक्स लाइक अ वॉल, ये टेक्सचर डाला हुआ है किसी ने कॉन्क्रीट का। ठीक है, तो टेक्सचर आपको फील बताता है कि ऑब्जेक्ट की क्या फील है। जिस तरह एक कपड़े की अगर आपके पास पिक्चर हो तो आपको देख के पता चलता है कि ये जो टेक्सचर है ये किसी क्लॉथ का टेक्सचर है। इसी तरह अगर आप देखते हैं कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसके ऊपर एक अपना टेक्सचर होगा। फॉर इंस्टेंस अगर एक आपके पास वुडन टेबल की है तो उस वुडन टेबल के ऊपर एक टेक्सचर लगा होता है वुड का, तो आपको इमीडिएटली पता चलता है कि जी इस टेबल का जो टॉप है वो वुड से बना हुआ है, उसके ऊपर वुडन टेक्सचर है तो वो वुड का होगा। फॉर इंस्टेंस आप विजुलाइज करें किसी ने आपके सामने एक स्वेटर का क्लोजअप रखा है तो आप इमीडिएटली उसको देखेंगे, आपको उसमें वो फैब्रिक नज़र आएगा, आप कहेंगे ये एक वॉर्म स्वेटर है, इसका टेक्सचर जो है मुझे बता रहा है कि ये वॉर्म है। तो ये हमारा टेक्सचर होता है किसी चीज़ के अंदर। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आपने अपने डिज़ाइन में हर जगह टेक्सचर डाला हो, कुछ जगहों पे ज़रूरत पड़ती है, कुछ पे नहीं पड़ती। अब हम बात करते हैं कलर की। कलर भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है डिज़ाइन के अंदर। डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कलर। कलर के ऊपर भी इतना मैटर है बताने के लिए या स्टडी करने के लिए, ये एक अलग से सब्जेक्ट है और ये आप वन गो में नहीं सीख सकते। ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है और ग्रेजुअली आपको कलर्स का पता चलता है कि कौन सा कलर क्या करता है। ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्शन तो है हर कलर की कि कलर्स क्या करते हैं, थोड़ी सी हम आगे बात भी करेंगे इसके ऊपर, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन कलर्स को कंबाइन करना, कौन से कलर्स किसके साथ मैच करते हैं, किस तरह से वो आपके प्रोडक्ट को इन्हेंस करते हैं, किस तरह से वो यूज़र को एक्साइट करते हैं, किस कंपनी का क्या कॉर्पोरेट कलर है, उनकी क्या कलर पैलेट है, ये सारा एक अपना इन ऑल एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको साथ साथ स्टडी करना होगा, तभी आप एक अच्छे कलर पैलेट्स जनरेट कर सकते हैं और वो आपके डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जी, तो इस इमेज का बेसिकली कोई एज सच एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सिंपल एक मैंने प्लेस होल्डर रखा है ताकि कलर के लिए हम बता सकेंगे जी हाँ ढेर सारे कलर्स होते हैं। तो आगे चलते हैं।